मैं पंकज कुमार गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड, गांधी महाविद्यालय उरई, आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम विभिन्न शिक्षा और शिक्षा शास्त्र से संबंधित लिखित परीक्षाओं के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं उसको लेकर आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ। ये क्वेश्चंस आपको उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन के असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड और एजुकेशन के लिए, साथ साथ यूजीसी एनटीए नेट एजुकेशन के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं पहला प्रश्न। नीचे दिए गए दोनों सेट में से सेट एक चिंतन के पश्चात दर्शन का वर्णन करता है, जबकि सेट सेकंड शिक्षक की भूमिका के प्रति उनकी विचार दृष्टि को दर्शाता है। अब दोनों सेट में मिलान करना है। सेट एक में है चिंतन का पश्चात दर्शन, जिसमें है ए आदर्शवाद, बी यथार्थवाद, सी प्रयोजनवाद, डी अस्तित्ववाद। सेट सेकंड जिसमें शिक्षक की भूमिका बारे में विचार दृष्टि है प्रत्येक दर्शन की। पहला है आत्मानुभूति के पथ पर प्रत्येक छात्र छात्रा को व्यक्तिगत रूप से सहायता प्रदान करना। दूसरा है समस्या की स्थिति में परामर्शदाता की भूमिका निभाना। तीसरा है अनुकरणीय आदर्श व्यक्ति की भूमिका निभाना। और चौथा है ज्ञान संचरण। अब निम्नलिखित विकल्पों में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। इसमें है, अब ABCD क्रम से हैं, सेट सेकंड के में हम अंतर है उनको बताए दे रहे हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। बी ऑप्शन में है 3, 4, 2, 1। सी ऑप्शन में है 4, 3, 2, 1। डी ऑप्शन में है 4, 3, 1, 2। अब अगर हम इसको देखें शिक्षक की भूमिका को, तो इसमें जो तीसरे लिखा है अनुकरणीय आदर्श व्यक्ति, इससे क्लियर हो रहा है कि ये निश्चित रूप से आदर्शवाद में ही आदर्श व्यक्ति की बात की जा सकती है। इम्प्रेशनिस्टिक अनुशासन की बात की गई है, तो ए का निश्चित रूप से तीसरा होगा। अब ए का तीसरा अगर देखें तो इसमें सीधा ऑप्शन मिल जाता है बी, जिसमें ए का तीसरा दिया गया है। लेकिन एक ऑप्शन से आपको क्लियर नहीं होना है, थोड़ा सा और क्लियर करने की कोशिश करना है। एक के आधार पे ही देखें। बी का चौथा, यानी बी क्या है? यथार्थवाद, ज्ञान का संचरण। बिल्कुल हो सकता है ज्ञान का संचरण यथार्थ रूप से ज्ञान का संचरण होगा, क्योंकि वो यथार्थ की बात करता है। सी ऑप्शन सेकंड, सी प्रयोजनवाद, यानी समस्या की स्थिति में परामर्शदाता की भूमिका। बिल्कुल समस्या समाधान विधि का जो डीबी ने दी है वो इसी से संबंधित है। समस्या की स्थिति में परामर्शदाता की भूमिका शिक्षक को निभानी होती है। और डी का पहला अस्तित्ववाद, तो पहला देखिए आत्मानुभूति के पथ पर प्रत्येक छात्र छात्रा को व्यक्तिगत रूप से सहायता करना। जहाँ पर व्यक्तिगत रूप से आ जाए वहाँ निश्चित रूप से अस्तित्ववाद ही होगा, क्योंकि ये स्कूल की वकालत नहीं करता है, ये व्यक्तिगत सहायता की वकालत करता है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा ऑप्शन सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें ये दिया है आदर्शवाद, अनुकरणीय आदर्श व्यक्ति, यथार्थवाद, ज्ञान का संचरण, प्रयोजनवाद, समस्या की स्थिति में परामर्शदाता की भूमिका, और अस्तित्ववाद, आत्मानुभूति के पथ पर प्रत्येक छात्र छात्रा को व्यक्तिगत रूप से सहायता प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 2। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन अभिकथन ए के रूप में अंकित है और दूसरा कारण आर के रूप में अंकित है। पहला कथन क्या कहता है? ये अभिकथन ए, आप लोगों को अत्यधिक लगाव, मनोग्रसित और बाध्यकारिताओं के साथ देख सकते हैं जो अपने स्वास्थ्य और परिवार से पहले काम को
रखते हैं, परंतु यह सामान्य नहीं है। काम आखिरकार काम ही होता है। अब इसका तर्क दिया गया है। एक प्रबंधक के रूप में सफलता की कुंजी प्रभावी रूप से हस्तक्षेप करना, सही समय पर सही काम करना है। अब ये बातें तो दोनों सही हैं, क्या ये सही व्याख्या है, इस पर बात आ जाती है। तो उपरोक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है, विकल्पों का चयन करना है। ए ऑप्शन में दिया गया है ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी, ए आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। और डी, ए गलत है परंतु आर सही है। तो यदि हम दोनों कथनों को देखें तो दोनों कथन तो सही हैं, क्योंकि काम आखिरकार काम ही होता है, काम तो करना पड़ता है। लेकिन दूसरा भी सही है, एक प्रबंधक के रूप में सफलता की कुंजी यही है कि अच्छे करो और सही समय पर सही काम करो। लेकिन ये सही व्याख्या नहीं है। क्यों नहीं है सही व्याख्या? क्योंकि सभी लोग स्वास्थ्य और परिवार से पहले काम को नहीं देखते। सबसे पहला काम होना चाहिए, सबसे पहले काम जैसे व्यक्ति का होना चाहिए स्वास्थ्य और परिवार पर ध्यान दें, क्योंकि जो वो काम कर रहा है वो काम तो स्वास्थ्य और परिवार के लिए और अपने लिए ही कर रहा है, इसलिए उसको दोनों पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए पूरी तरह से सही व्याख्या नहीं है, क्योंकि इसमें एक चीज़ और लिया है, सामान्य नहीं है, सामान्य चीज़ नहीं है ये। आज का तीसरा प्रश्न, पाठ्यक्रम की क्रियान्वितकारी रणनीतियों के बारे में निर्णय लेने हेतु दर्शन शास्त्र की किस भाषा की प्रत्यक्ष रूप में प्रासंगिकता है? ए ऑप्शन तत्वमीमांसा, बी ऑप्शन सत्तामीमांसा, सी ऑप्शन ज्ञान मीमांसा, डी ऑप्शन मूल मीमांसा। तो अब जबकि पाठ्यक्रम की बात आ जाएगी, तो सिलेबस की जब बात आएगी, करिकुलम की जब बात आएगी, तो निश्चित रूप से वो ज्ञान की बात हो रही है। तो ज्ञान हमेशा ज्ञान मीमांसा में भी आएगा, अतः इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पाठ्यक्रम की क्रियान्वित रणनीतियों के बारे में निर्णय लेने हेतु दर्शन शास्त्र की ज्ञान मीमांसा प्रासंगिक है, क्योंकि यह प्रश्नों की गहराई में जाकर प्रश्नों का विश्लेषण करता है कि ज्ञान की वास्तविक प्रकृति क्या है, वैध है या अवैध, ज्ञान के साधन क्या है, इसकी विवेचना करता है। इसलिए ज्ञान मीमांसा पाठ्यक्रम से संबंधित है। आज का चौथा प्रश्न, बुद्ध द्वारा बताए गए आर्य अष्टांगिक मार्गों में से निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग सम्यक ज्ञान या प्रज्ञा का आधार है? सम्यक ज्ञान या प्रज्ञा का आधार क्या है? ए ऑप्शन सम्यक वाक और सम्यक कर्मांत, बी ऑप्शन सम्यक कर्मांत और सम्यक अजीव, सी ऑप्शन सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, डी ऑप्शन सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प। तो इसका सही उत्तर है डी, सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प। सम्यक दृष्टि क्या है? ज्ञान प्राप्ति के फलस्वरूप शिक्षित व्यक्तियों वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप को पहचान लेता है, इसे सम्यक दृष्टि कहते हैं। यानी जैसे ही ज्ञान प्राप्ति हो जाती है तो शिक्षित व्यक्ति वस्तुओं का जो वास्तविक रूप है उसको पहचान लेता है, इसी को सम्यक दृष्टि कहते हैं। शिक्षा का पहला कार्य शिक्षार्थियों को सम्यक दृष्टि प्रदान करना है। अब सम्यक संकल्प क्या होता है? दूसरों के प्रति द्वेष का त्याग, सांसारिक विषयों से विरक्ति भाव तथा हिंसा का त्याग करने का निश्चय करना चाहिए, इसी का नाम सत्संकल्प है। शिक्षा का दूसरा उद्देश्य सम्यक संकल्प रखने में सहायता करना है। बुद्ध द्वारा बताए गए अष्टांगिक मार्गों में सम्यक ज्ञान प्रज्ञा का आधार है, सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प। आज का पांचवा प्रश्न, फिलेंडर अंतःक्रिया के विश्लेषण वर्ग के आधार पर 10x10 अवलोकन मैट्रिक्स में वह कौन सा सेल
मौखिक अंतःक्रिया के लिए जाना जाता है? ए ऑप्शन सामग्री पार अनुपात CCR, बी ऑप्शन शिक्षक वार्ता अनुपात TTR, सी ऑप्शन छात्र वार्ता अनुपात PTR, डी ऑप्शन स्थिर अवस्था अनुपात। तो जब भी ये मौखिक अनुपात की बात आएगी तो वार्ता तो हो नहीं सकता। अब दो ही चीज़ बननी, सामग्री पार अनुपात और स्थिर अवस्था। तो जब स्थिर हो जाती है कोई चीज़, जो 10वीं स्थिति है फ्लेंडर इंटरैक्शन में, जो वर्ग 10 निर्धारित किए गए हमने, तो वो स्थिर अवस्था अनुपात में बिल्कुल शांति से छा जाती है। केवल मौखिक रूप से ही अंतःक्रिया होती है। फ्लेंडर अंतःक्रिया विश्लेषण के आधार पर 10x10 अवलोकन में स्थिर अवस्था अनुपात SSR कहा जाता है। SSR 10 स्थिर कक्षाओं का योग यानी कुल आवृत्ति इंटू 100 होता है। तो निरीक्षण में शब्दों की अपेक्षा परिस्थिति पर ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। इसीलिए आज का 6वां प्रश्न, भारत में सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के आयोजन में निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है? ए सेवाकालीन शिक्षण अधिगम प्रणाली को अध्यापक तैयारी के एक अभिन्न अंग के रूप में विकसित करना। कैपिटल बी मानव संसाधन विकास पर ध्यान केंद्रित करना। कैपिटल सी वित्तीय बजट और आधारभूत संरचना को बढ़ाना। कैपिटल डी सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की अवधि को बढ़ाना। ई अध्यापक की प्रतिबद्धता और विश्वास के स्तर के निर्माण पर बल देना। अब नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। ए ऑप्शन है ABC सही है, बी ऑप्शन है BCD सही है, सी ऑप्शन है ABE सही है, सी ऑप्शन है CD और E सही है। अब यदि हम इसको देखें सेवाकालीन उत्तर में, तो ये बजट को बढ़ती बजट से इसका कोई संबंध नहीं होगा। बजट तो इसमें खर्च ही होगा, तो संरचना तो बढ़ेगी नहीं। और सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रम की अवधि को बताना, तो ये भी नहीं होगा, अवधि भी नहीं बढ़ सकती। सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा ती नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा ABE अध्यापक की प्रतिबद्धता। सेवा अध्यापक की प्रतिबद्धता और विश्वास के स्तर के निर्माण पर बल देना। सेवाकालीन शिक्षण अधिगम प्रणाली को अध्यापक तैयारी की अभिन्न अंग के रूप में विकसित करना। और मानव संसाधन विकास पर ध्यान केंद्रित करना, यानी शिक्षक भी एक मानव संसाधन है, उसके विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, यदि कोई शोधकर्ता आदिवासी बच्चों की विद्यालय की कार्यप्रणाली का अध्ययन करना चाहता है, तो सबसे उपयुक्त शोध विकल्प इस संदर्भ में कौन सा उपयुक्त होगा? ए ऑप्शन कथनात्मक शोध विकल्प, बी ऑप्शन घटना क्रिया विज्ञान, सी ऑप्शन आधार सिद्धांत, डी ऑप्शन निर्जातीय सिद्धांत। तो ये एंथ्रोग्राफिक जो थ्योरी है वो अधिक महत्वपूर्ण होगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। उपयुक्त समस्या के संदर्भ में शोधकर्ता को निर्जातीय अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि यह वह शाखा है जिसमें मानव व्यवहार का उनके अपने समूह तथा अन्य समूहों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत व्यक्तियों के व्यवहार का उनके समूहों तथा अन्य समूहों की गत्यात्मकता के सापेक्ष अवलोकन व विश्लेषण करना समाहित रहता है। आज का 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कक्षा चर्चा सत्रों के लिए अधिगमकर्ताओं में विमर्शी चिंतन को बढ़ावा देने हेतु सबसे अधिक उपयुक्त है? ए व्यक्तिपरक और समूह चर्चा, बी सोचना युग्मन और साझा करने संबंधी सत्र, सी प्रश्नोत्तर सत्र, डी व्यक्तिपरक कार्य आवंटन आधारित सत्र। तो सबसे अधिक विमर्शी चिंतन किस में होगा? जब सभी लोग सोचेंगे,
फिर युग्मन करेंगे, जोड़े बनाएंगे और साझा करेंगे। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अधिगमकर्ताओं में विमर्शी चिंतन को बढ़ाने के लिए चिंतन, युग्मन और साझा करने संबंधी सत्र सर्वाधिक उपयुक्त है, क्योंकि शिक्षण के विमर्शी चिंतन स्तर को विचारपूर्ण या विचार युक्त शिक्षण स्तर के नाम से पुकारा जाता है। इस स्तर में पीछे वर्णित स्मृति और अवबोध स्तरों के शिक्षण के साथ साथ तार्किक चिंतन भी सम्मिलित होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। आज का 9वां प्रश्न, सेट फर्स्ट में दिए गए मॉरिसन के शिक्षण मॉडल के 5 सोपानों का वर्णन है, जबकि सेकंड से में इनके विवरणों के साथ इनको सम्मिलित करना है। अब सेट फर्स्ट में मॉरिसन है कि शिक्षण मॉडल के सोपान कौन कौन से हैं। कैपिटल ए अन्वेषण, कैपिटल बी प्रस्तुति, कैपिटल सी आत्मसातीकरण, कैपिटल डी संगठन, कैपिटल ई पाठ। सेट सेकंड ने उनके सोपानों का ये विवरण दिया है, किसमें कौन सा सोपान होता है। फर्स्ट, छात्रों को अपने प्राप्त विचारों को शिक्षकों की मदद के बिना प्रस्तुत करने के लिए कहना। सेकंड, छात्रों की प्रस्तुत की गई सामग्री को अपने आंतरिक स्वाद से जोड़ने में सहायता करना। तीसरा, छात्रों के पूर्ववर्ती कार्य से संबंधित व्यवहार तय करना। चौथा, सामग्री पर पुनर्विचार। पाँचवा, चर्चा हेतु विषय का वर्णन। तो अब इन दोनों को मिलाकर आपको उत्तर देना है। ऑप्शन ए है 2, 3, 4, 5, 1। ऑप्शन बी है 4, 3, 5, 1, 2। ऑप्शन सी है 3, 5, 2, 1, 4। और ऑप्शन डी है 1, 5, 4, 2, 3। तो इसका सही उत्तर है सी। अब इसको हम मिला के देखेंगे। सी के अकॉर्डिंग फिर क्या हो जाएगा। अन्वेषण अर्थात छात्रों के पूर्ववर्ती कार्य से संबंधित व्यवहार तय करना। पूर्ववर्ती कार्य क्या था, इसी के आधार पर अन्वेषण किया होगा। प्रस्तुति, चर्चा हेतु विषय का वर्णन, यानी जो भी आपने सीख लिया है उसकी प्रस्तुति करिए। आत्मसातीकरण यानी स्वयं से जोड़ लेना, तो छात्रों को प्रस्तुत की सामग्री को आंतरिक स्वाद से जोड़ने में सहायता करना। और संगठन, छात्रों को अपने प्राप्त विचारों को शिक्षकों की मदद के बिना प्रस्तुत करने के लिए कहना, यानी जो भी उन्होंने सीखा है उसको संगठित कर ले। और पाठ, सामग्री पर पुनर्विचार करके पाठ का निर्माण करना। तो इसका सही उत्तर क्या है, सी। आज का 10वां प्रश्न, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा में शैक्षिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग निम्नलिखित में से किस में सहायक है। ए, अधिगमकर्ता की रुचि बढ़ाना। बी, व्यवस्था को मितव्ययी बनाना जाना सुनिश्चित करना। सी, अधिगमकर्ता को विभिन्न अधिगम स्रोतों से प्राप्त जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है उसका लाभ देना। कैपिटल डी, शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में अधिगमकर्ता की स्थिति का निर्धारण। कैपिटल ई, शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में अधिगमकर्ताओं को सक्रिय रूप से भागीदार बनाना। तो प्रौद्योगिकी का उपयोग किसमें सहायक हो सकता है, रुचि। तो नीचे दिए गए विकल्पों में चयन करना। इसमें 4 दिए हैं, यानी एक को केवल आपको हटाना है। तो व्यवस्था को मितव्ययी बनाना तो इसका नहीं हो सकता, तो जिसमें भी ना हो वही इसका सही होना चाहिए। इसका सही उत्तर है सी में तो ए, बी, सी, ई यानी डी नहीं है केवल। शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में अधिगमकर्ता की स्थिति का निर्धारण, बिल्कुल अधिगमकर्ता की स्थिति का निर्धारण इसमें नहीं होगा, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा इसका सी। यानी थोड़ा सा मितव्ययी भी हो जाता है ईटीज के प्रयोग से। जैसे दूरस्थ शिक्षा में जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो हमें किताबें नहीं छापनी पड़ती हैं, हम उनको सीडी के माध्यम से दे देते हैं। कभी कभी ईमेल के माध्यम से भी हम सामग्री को भेज सकते हैं, जिसमें कम खर्च आता है और ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच जाती है।
तो यह अधिगमकर्ता की रुचि को बढ़ाने में मदद करता है। इसके प्रयोग से मितव्ययता बढ़ती है। इसके प्रयोग से अधिगमकर्ता को विभिन्न अधिगम से लाभ होता है और इसके प्रयोग से अधिगमकर्ता शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भागीदार बनता है। आज का 11वां प्रश्न, शिक्षा में इस्लामी परंपरा निम्नलिखित में से किन मूल्यों के निर्माण पर बल देगी? ए विनयशीलता और अभिजात वर्गीयता, बी ऑप्शन समानता और साम्यता, सी ऑप्शन स्वतंत्रता और अनुशासन, डी ऑप्शन गुणवत्ता और उत्कृष्टता। तो मुझे लगता है ये समानता है। तो इसका सही उत्तर है विनयशीलता और अभिजात वर्गीयता। ये ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि इसमें विनय की बात की है, अभिजात वर्ग को ही शिक्षा दी जा रही थी, इसलिए अभिजात वर्गीयता के मूल्यों का निर्माण हो रहा था इसमें। आज का 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संस्थान को जनपद स्तर पर प्राथमिक और बुनियादी विद्यालयों में सेवारत शिक्षकों की शिक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है? ए ऑप्शन CTI, बी ऑप्शन IASE, सी ऑप्शन SCERT, डी ऑप्शन DIET। तो जो जनपद स्तर पर संस्था है वो SCERT प्रदेश स्तर पर है, NCERT देश के लेवल पर है और डाइट जिला लेवल पर है। तो इसका सही उत्तर है डी, डाइट। आज का 13वां प्रश्न, अधिगम परिणाम आधारित पाठचर्या के विकास क्रम में व्यवहारपरक उद्देश्यों का निर्धारण निम्नलिखित में से किस अधिगम के लिए चुनौती उत्पन्न करता है? ए ऑप्शन तथ्यों तथा जानकारी का अधिगम, बी ऑप्शन संकल्पनाओं और सिद्धांतों का अधिगम, सी ऑप्शन अनुप्रयोग और उपयोग का अधिगम, डी ऑप्शन समीक्षात्मक तथा सृजनात्मक चिंतन आधारित अधिगम। तो अधिगम परिणाम आधारित अधिगम में क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, समीक्षात्मक और सृजनात्मक चिंतन आधारित अधिगम। इसी में परिणाम इससे निकलेंगे, परिणाम ही ये बताएंगे कि पाठचर्या कैसी है। जब व्यवहारिक परिवर्तन के उद्देश्यों का निर्णय ये होता है कि बालक उस कार्य को करना सीख जाए, व्यवहार में परिवर्तन हो जाए, तो ये समीक्षात्मक और सृजनात्मक चिंतन आधारित अधिगम होगा। आज का 14वां प्रश्न, 10वीं कक्षा का एक छात्र छात्रा अपनी कक्षा के शिक्षक से यह साझा करता है करती है कि परीक्षा कार्यक्रम की घोषणा उसे असहज बना देती है। इस स्थिति में किस प्रकार का मार्गदर्शन देना चाहिए? ए शैक्षणिक मार्गदर्शन, बी व्यावसायिक मार्गदर्शन, सी व्यक्तिगत मार्गदर्शन, डी स्वास्थ्य संबंधी मार्गदर्शन। तो इसका सही उत्तर मेरे हिसाब से तो होगा व्यक्तिगत मार्गदर्शन, क्योंकि वह व्यक्ति विशेष पर आधारित है, इसलिए व्यक्तिगत उसको हमें मार्गदर्शन देने की ज़रूरत होगी कि परीक्षा की घोषणा उसको असहज ना करे। आज का 15वां प्रश्न, सेट ए में दर्शाए गए शिक्षक कार्यक्रम को सेट सेकंड में दी गए ऐसे घटकों की युक्तता से सम्मिलित करना है। सेट 1 में है शिक्षक शिक्षा की घटक आधारित पाठ्यक्रम कैपिटल ए, और कैपिटल बी वैकल्पिक पाठ्यक्रम, कैपिटल सी प्रायोगिक और प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम, कैपिटल डी व्यावसायिक निपुणता अभिवर्धक पाठ्यक्रम। सेट सेकंड में ऐसे घटकों की उपयुक्तता, पहला ज्ञान और कौशलों के अनुप्रयोग को बढ़ा देने के लिए, सेकंड छात्रों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के मूलभूत सिद्धांतों को समझने योग्य बनाना, तीसरा कौशलों के शिक्षण संबंधी ज्ञान के अनुप्रयोग की स्थिति प्रदान करना, चौथा शिक्षण योग्यता और व्यापक बनाना। अब इसके आधार पर आपको विकल्पों का चयन करना है। ये ऑप्शन है 2 1 3 4, बी ऑप्शन है 1 2 4 3, सी ऑप्शन है 4 3 2 1, डी ऑप्शन है 3 4 1 2। तो इसका सही उत्तर है ए 2 1 3 4। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए शेयर करिए, यदि कुछ कमी लगी हो तो कमेंट करिए, और यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या शिक्षा शास्त्र से संबंधित आपको वीडियो देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।